सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंदाकिनी जी, आपको भी हमारा नमस्कार। जी बहुत बहुत नमस्कार ममता जी, आपको भी मेरा और सभी सुनने वाले सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का भी प्यार भरा नमस्कार। कैसी हैं मंदाकिनी जी आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और ये भी चाहती हूँ ममता जी कि आप भी बहुत अच्छी रहें और हमारी सखियाँ और जो सखा हैं वो भी चुस्त और दुरुस्त रहें। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे अगर हम महिलाएं चुस्त दुरुस्त ना रहें तो जिंदगी रूपी गाड़ी का पहिया आगे खींचना बड़ा मुश्किल हो जाए। चाहे घर हो, खेत खलियान हो या फिर अपना कार्य क्षेत्र हो, यानी कोई भी क्षेत्र हो, महिला हर कदम पर बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तभी तो आज फिल्मों की अगर बात की जाए, घर गृहस्थी की बात की जाए, व्यापार की बात की जाए या फिर अंतरिक्ष की बात की जाए, महिलाओं की भागीदारी तो हर जगह है। सही कह रही हैं आप। इसीलिए तो आज सखी सहेली में हम कई ऐसे विषयों पर बात करेंगे जहां महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़कर है। जैसे कि महिला प्रधान फिल्में हैं, यानी कि जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर B.R. चोपड़ा पर जो फिल्में हैं उन फिल्मों की हम बातें करेंगे और उन जो महिला प्रधान फिल्में हैं उनकी बातें करेंगे। बिल्कुल, तो इस कड़ी में आज बात होगी चाय बागान में महिलाओं के योगदान के बारे में। जैसा कि आपने कहा, महिला प्रधान फिल्मों पर बात होगी जो कि B.R. चोपड़ा जिन्होंने अपनी फिल्मों में महिलाओं को सर्वोपरि स्थान रखा। और विश्व सुनामी जागरूकता दिवस है तो इस पर भी चर्चा की जाएगी। और गीत मंजरी में आज का विषय होगा ख्वाब। वैसे भी ख्वाब देखना भला किसे नहीं अच्छा लगता है। ये कहा जाता है ना कि ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखिए, बड़े बड़े ख्वाब देखिए तो छोटे ख्वाब अपने आप मुकम्मल हो जाते हैं। तो ख्वाब देखना छोड़िए मत, आंखों में खूबसूरत सा ख्वाब सजाए रखिए और खूबसूरत सा गीत सुनिए। जी ला 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 ला, इन सारे विषयों पर टिप्पणियों का इंतजार रहेगा, श्रोताओं की टिप्पणियों का। धड़कने लगी दिल के तारों की दुनिया, धड़कने लगी दिल के तारों की दुनिया, जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया, जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो। आहा, ला 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 ला, आहा, ला 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 ला। सितारों की उजली कतारें हंसे, जो तुम मुस्कुरा दो नजारे हंसी, जवां धड़कनों के इशारे हंसी, जवां धड़कनों के इशारे हंसी, धड़कने लगी दिल के तारों की दुनिया, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया, जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो। आहा, ला 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 ला, ला 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 ला। खुशबू की अंगड़ाइयाँ, ये आँखों पे जुल्फों की परछाइयाँ, ये मस्ती की धारे उबलते हुए, ये सीनों में तूफान मचलते हुए, ये सीनों में तूफान मचलते हुए, धड़कने लगी दिल के तारों की दुनिया, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया, जो तुम मुस्कुरा दो, ना ना, जो तुम मुस्कुरा
बोझल घटाएं बरसती हुई, ये बेचैन रूहें तरसती हुई, सांसों से शोले निकलते हुए, बदन आँच खाकर पिघलते हुए, बदन आँच खाकर पिघलते हुए, धड़कने लगे दिल के तारों की दुनिया, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया, जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो। महिला प्रधान फिल्मों के चितेरे थे बी.आर. चोपड़ा और उन्हीं की फिल्म का ये गाना भी था, धूल का फूल। फिल्म का गाना आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें थी, साहिल लुधियानवी के बोल, एन दत्ता का संगीत था। तो ममता जी, हमारे श्रोताओं ने तो लिखना शुरू कर दिया है। एक श्रोता लिखते हैं कि बी.आर. चोपड़ा ने एक से बढ़कर एक फिल्मों का निर्माण किया और बहुत मनोरंजन भी किया। इन्हीं फिल्मों में साधना, कानून, गुमराह और हमराज जैसी सुपरहिट फिल्में थी और बहुत सारी फिल्में जिनमें समाज को संदेश देने वाली होती थी और उन्होंने अपने दर्शकों को हर बार कुछ नया दिया। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कानून जैसी एक फिल्म जो कि प्रयोगात्मक फिल्म का निर्माण किया था और ये एक नया प्रयोग था। बिल्कुल सही इन्होंने लिखा है। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि बी.आर. चोपड़ा की फिल्मों में हमेशा से कई ज्वलंत मुद्दों को उठाया जाता है, जैसे कि यौन कर्मियों के पुनर्वास और उन्हें वस्तुओं की तरह मानने वाले समाज में उनकी गरिमा बनाए रखने की उनकी खोज से निपटते हुए बी.आर. चोपड़ा ने एक महिला की कहानी का उपयोग करके उनके दोहरे रवैयों को उजागर किया है। वो झिझक, वो आंतरिक संघर्ष जिससे वो एक ऐसी भूमिका में फिट हो जाती है जिसका उसे कोई अनुभव नहीं है, उसे वैजयंती माला ने कुशलता से अपनाया। एन दत्ता का संगीत और साहिर के गीत इस यात्रा को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, देखा जाए तो ममता जी, जो महिलाएं हैं वो सिर्फ घर के कामों तक अब सीमित नहीं है, बिल्कुल, बल्कि वे रूढ़िवादिता और परंपराओं और पितृसत्तात्मक सोच को तोड़ भी रही हैं। और अपने सालों के इतिहास में देखा जाए तो हमने महिला किरदारों को कई रूप और कई आकार लेते हुए देखा भी तो है। हाँ बिल्कुल, जैसे कि त्याग करने वाली माँ से लेकर मुसीबत में फंसी युवती और वहां से अपनी किस्मत खुद तय करने वाली महिला तक। ये बदलाव धीमा है लेकिन बहुत ही ज्वलंत है, धीमा होते हुए भी बहुत तेज गति से। आज का जो युग है उसमें महिलाएं बाकायदा सिर्फ घुटन और टूटन में नहीं जी रही हैं, बल्कि वो अपनी मुसीबतों का विद्रोह भी कर रही है, विरोध भी कर रही है, सामना भी कर रही है उनका। और अगर स्क्रीन पर बात की जाए तो सशक्त महिलाओं का किरदार भी लगातार बढ़ रहा है। और आज हम जैसे याद कर रहे हैं बी.आर. चोपड़ा साहब को, उन्होंने कई सफल फिल्में बनाई जिसमें साधना, धूल का फूल, धर्मपुत्र, हमराज, निकाह और तवाइफ जैसी अनेकानेक फिल्में थी जो महिला प्रधान फिल्में थी। और भारतीय सिनेमा के एक ऐसे दिग्गज फिल्म मेकर रहे हैं बी.आर. चोपड़ा, जिन्होंने न सिर्फ एंटरटेनमेंट फिल्में बनाई बल्कि ऐसी फिल्में बनाई जिसमें स्त्री प्रधानता रही और जिसमें सोशल मैसेज भी रहे थे। सही कह रही हैं आप। और बी.आर. चोपड़ा ऐसे फिल्म मेकर है जिन्होंने हर दौर का बदलता सिनेमा देखा और दिखाया। इन्होंने अपनी फिल्मों में समाज में महिलाओं के प्रति सोच और नजरियों को बदलने में बड़ी ही अहम भूमिका निभाई। फिल्म इंडस्ट्री में पहले औरतों की छवि एक अबला नारी की हुआ करती थी, आपको याद होगा बहुत सारी फिल्मों में, लेकिन धीरे धीरे नजरिया बदलने लगा और उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए इसमें बड़ी ही अहम भूमिका निभाई। बिल्कुल सही कहा ममता जी। हमारे समाज में देखा जाए तो हमेशा से महिलाओं को एक अबला नारी समझकर दबाया जाता रहा और इस नजरिए को बदलने में इन फिल्मों का बड़ा योगदान रहा। जहां महिलाओं के किरदार में हमने देखा कि एक मजबूर माँ है, भोली भाली पत्नी है, प्यार में पागल प्रेमिका है या प्यारी सी बहन है या एक अनुशासित बेटी है, जो यही रोल दिखाए जाते थे। तो वहीं अपनी सुरक्षा के लिए उसके अंदर छुपी ताकत से भी परिचय इन्हीं फिल्मों ने हमें करवाया भी। बिल्कुल। और बी.आर. चोपड़ा को एक ऐसे फिल्मकार के रूप में याद किया जाता रहेगा जिन्होंने पारिवारिक, सामाजिक और साफ सुथरी फिल्में बनाकर तकरीबन 5 दशक तक सिने प्रेमियों के दिलों में अपनी खास पहचान बनाई। अब फिल्मों की फहरिस्त तो बहुत लंबी है, फिर भी नया दौर याद ही होगी आपको। वक्त, हमराज, बाबुल जैसी जीवन में रची बसी कहानियों को दर्शक भूल ही नहीं पाते हैं। आप भी हमारे दिलो दिमाग पर अपनी अमिट छाप छोड़ती है आज के जमाने में भी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि उन्होंने विधवा, पुनर्विवाह और वैश्यावृत्ति जैसी सामाजिक समस्या को भी अपनी फिल्मों का विषय बनाया और उस समय बनाया जब इन विषयों पर बात करना भी बड़ा एक
संदेह माना जाता, अशोभनीय माना जाता था। तो उनकी ज्यादातर फिल्में महिला और सामाजिक मुद्दों पर आधारित रही। तो फिल्म जगत को दिए गए उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया था। जी बिल्कुल किया है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से ज्वलंत मुद्दे उठाए और स्त्री की छवि को सुधार कर एक सशक्त स्त्री के रूप में परिवर्तित किया, वो बहुत ही तारीफ करने योग्य है। अब उन्हीं की फिल्म का ये गाना, फिल्म साधना। कहो जी तुम क्या क्या, सुनो जी तुम क्या क्या, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहाँ तो हर चीज बिकती है, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, लाला जी तुम क्या क्या, मियाँ जी तुम क्या क्या, बाबू जी तुम क्या क्या खरीदोगे, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। ये बल खाती हुई जुल्फें, ये लहराते हुए बाजू, ये होठों की जवां मस्ती, ये आँखों का हंसी जादू, अदाओं के खजाने जवानी के तराने, अदाओं के खजाने जवानी के तराने, अदाओं के खजाने जवानी के तराने, बहारों के जमाने, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहाँ तो हर चीज बिकती है, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। साधना फिल्म का ये गाना था, और हम ये गाना तो पूरा नहीं सुनवा सके मंदाकिनी जी। हाँ। आप श्रोताओं की टिप्पणियां पढ़ रही हैं, हमें पता है, तो आप टिप्पणियां पढ़ते रहिए और हम एक ब्रेक ले लेते हैं। जी यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली, और आज इस कार्यक्रम में कौन कौन है? ममता सिंह और मंदाकिनी जोशी। तो ये बड़ा अलग सा एहसास है, मतलब ये एहसास है कि आपने मेरा नाम लिया। हाँ। और मैंने आपका नाम लिया। हाँ, कितना अच्छा लगा। तो अदल बदल हो गया ना। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाह रही थी। आपने अभी गीत बजाया, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, तो आप बाजार जाती हैं तो चाय की पत्ती भी खरीदती हैं क्या? हाँ, खरीदनी पड़ती है भाई, चाय पीनी है तो चाय पत्ती तो खरीदनी पड़ेगी, वरना तो सुबह की शुरुआत तो चाय से ही होती है। तो दिन भर में कितनी चाय पी लेती हैं आप? अब ये भाई इस तरह पूछेंगे तो हम कैसे बताएंगे। अगर मान लीजिए हमने कई कप प्याला चाय की बात कह दी तो श्रोता कहेंगे देखो इतनी सारी चाय पीती हैं। हाँ। फिर कभी कभी हम कहते हैं कि ज्यादा चाय पीना नुकसान भी करता है। बिल्कुल, लेकिन जो हरी पत्तियां होती है ना, हाँ। वो हरी पत्तियां तो बड़ी फायदेमंद होती हैं। हाँ, क्यों नहीं होती हैं, अगर हम उसको सही ढंग से पीते हैं। चाय के भी प्रकार हैं, आप किस तरह की चाय पीते हैं। अगर सच कहूँ तो मैं लगभग 4 कप दिन भर में पी लेती हूँ ममता जी। बहुत ही
छुप कर ये बात बता रही हूँ, हमारे लेकिन श्रोता नहीं सुन लिया। श्रोताओं ने सुन भी लिया। और 4 बजे अब हम सब इंतजार करेंगे कि आप हम सबको चाय पिलाएंगे। बिल्कुल, ये बातें सुनने के बाद तो देखिए चाय पीने की तलब हो गई है। लेकिन ये पूछा क्यों आपने कि चाय पीती हैं, कितनी कप चाय पीती हैं, ये सब पूछताछ क्यों कर रही थी? ये इसलिए पूछताछ कर रही थी मैं कि अक्सर हम महिलाएं कामकाज खत्म करके चाय पीने लग जाती हैं, है ना, और कभी ये नहीं सोच पाती कि ये चाय पत्ती हमें कितनी महिला श्रमिकों की मेहनत से मिलती है। दिन भर में हम कितनी चाय बना लेते हैं और पत्तियों को फेंक देते हैं। सच कहूं तो आपने ये जो बात कही ना कि महिला श्रमिकों की मेहनत से मिल रही है, हाँ। मेरी आंखों के सामने असम का चाय बागान का दृश्य कौन गया है, क्योंकि असम की वादियों में दूर दूर तक चाय बागान फैले होते हैं। हाँ। और वहां पर वो जो टोकरी जैसा कुछ लपेट लेती है हाँ, महिलाएं, हाँ। और एक एक पत्ती तोड़ तोड़ के उसमें डालती जाती है। तो बड़ी बहुत मेहनत करती बहुत हैं। मुश्किल काम है। और आपने सही कहा ममता जी कि चाय बागान में जो महिलाओं की जो भूमिका हम बात कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण और हम इसको हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि चाय को हमने बहुत हल्का पेय पदार्थ बना रखा है। हाँ, हाँ। जब जी चाहा हमने चाय पी लिया। तो दूर से देखने पर या किसी फोटो को देखने पर जब हम महिला द्वारा चाय पत्ती चुनने का दृश्य देखते हैं तो बहुत सुंदर लगता है हमें, ना, हम एक प्राकृतिक नजारे के रूप में उसे देख लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अपने नंगे हाथों से और कभी कभी नंगे पैर चाय की पत्तियां चुनना कितना श्रम साध्य हो सकता है। क्या हमने कभी बिल्कुल सोचा? सही कह रही हैं आप। और भाई हम तो सोचते हैं, लेकिन अगर हमारे श्रोता सुन रहे हैं इस बात पर गौर करेंगे और उन महिलाओं को हम सलाम करते हैं। चाय की पत्तियों को तोड़ने के काम में ये महिला श्रमिक पूरे पूरे दिन खड़ी भी रहती हैं, चाहे चिलचिलाती धूप हो या फिर बारिश हो। जहां वे चाय की पत्तियां तोड़ती हैं उससे पहले वो अपने घर के जो जरूरी काम होते हैं उसे भी पूरा करके ही आती हैं चाय बागान में। ये महिलाएं पूरे दिन समूह में रहकर चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। वे सिर्फ कोमल पत्तियां ही नहीं तोड़ती बल्कि काम करते समय आने वाले अनावश्यक जो लताएं होती हैं, उनको खरपतवार होते हैं, खरपतवार को भी हटाती चलती हैं। बड़ा मुश्किल काम है ये, किसी खरपतवार को काटना, उसे हटाना, क्योंकि उसमें कांटे भी होते हैं जो आपके हाथों में चुभते हैं और हाथ भी लहूलुहान हो कितना सकते हैं। धीरज का काम है, बहुत धैर्य का काम है और बहुत मेहनत का काम है। तो चाय बागानों में काम करने वाली जो महिलाएं हैं या गृहिणियां हैं, घर की अनगिनत काम करती हैं ममता जी, ठीक आपकी और मेरी तरह। तो चाय बागानों में रोजाना मतलब आप अनगिनत काम करती हैं। अच्छा हुआ बातों में बता दिया। बिल्कुल करते हैं, क्योंकि घर का काम तो करना ही पड़ता है। सही कह रहे हैं। दोहरी तेहरी जिम्मेदारियों से हर महिला जूझती है। अभी ये इसलिए हम नहीं कह रहे कि हम दोनों महिलाएं हैं इसलिए महिलाओं की तारीफ या गुणगान करने बैठे हैं, सच्चाई है, सच्चाई श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं। कई घरों में हमने देखा है कि महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिलता है, वो अधिकार नहीं मिलता है जो उन्हें मिलना चाहिए, जिसकी वो हकदार है। ऐसे लगता है कि काम करना ही उनकी जिम्मेदारी उनकी नियति में है। या घर की एक बुजुर्ग महिला भी अगर ये सोच लेती है कि उनकी बहू घर आकर घर के सारे काम निपटाएगी तो ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है उस महिला के। तो चलिए चाय बागान में फिर से चलते हैं, क्योंकि रोजाना जब ये काम करती है ना ममता जी, तो एक महिला चाय मजदूर को सुबह के सारे काम भी निपटाने होते हैं पहले घर के, और काम से फिर घर लौटने पर वापस से अनगिनत काम उनकी प्रतीक्षा कर रहे सही बात कह रही हैं आप। चाय बागान में वे कमर तोड़ मेहनत करती हैं, जैसे कि रोपण, तोड़ना, चुनना, ग्रेडिंग, स्कफिंग और भंडारण और फिर चाय की पैकिंग, इतने सारे कार्य करती हैं ये महिलाएं। ऐसे में बिना आराम के लगातार काम का बोझ और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का शिकार भी कई बार वो हो जाती हैं। और ममता जी, इन चाय बागानों में महिलाओं की जो भूमिका है वो कई तरह की होती है। हम तो सिर्फ समझ रहे हैं कि वो चाय की पत्तियां तोड़ती हैं, है ना, लेकिन एक प्रबंधक के रूप में भी यहाँ महिलाएं काम करती हैं और फसल कटाई और कटाई के बाद की जो गतिविधियां हैं उनमें भी इनकी महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। मंदाकिनी जी, आज जो बहुत सारे कवि हैं, गीतकार हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते रहते हैं कि आज उनकी याद का दिन है। तो आपको याद है क्या कि आज कवि गीतकार डॉक्टर भूपेन हजारिका की याद का दिन है। डॉक्टर भूपेन हजारिका ने भी असम के चाय बागानों में काम करने वाली महिलाओं को लेकर बहुत सारे गाने लिखे हैं। उनके बारे में लिखा है, वो ऐसे विलक्षण कलाकार थे जो अपने गीत खुद लिखते थे और खुद ही संगीतबद्ध करते थे और खुद ही गाते थे। उन्हें दक्षिण एशिया के श्रेष्ठतम सांस्कृतिक दूतों में से एक माना जाता रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो इतने महान रहे हैं, महानता का उन्होंने श्रेष्ठतम शिखर छू लिया था। तो डॉक्टर भूपेन हजारिका यूं तो अनेक उन्होंने गीत लिखे, लेकिन आज हम अपनी सखियों को एक ऐसा गीत सुनवाना चाहते हैं जो उन्होंने असम के चाय बागान में काम करने वाली महिलाओं को लेकर लिखा था। बड़ा मुश्किल होता है इस तरह से गहन दृष्टि रखना ममता जी, और एक साहित्यकारी, एक कवि, एक
कथाकार ही ऐसी गहरी दृष्टि रख सकता है। जहाँ न जाए रवि वहाँ वहाँ जाए पहुंचे कवि। तो बिल्कुल सही इन कहा। चाय बागान की पत्तियों में ये कवि पहुंचे। बिल्कुल। और देखिए सबसे बड़ी बात कि जो गुलजार साहब हैं उन्होंने इनकी असमिया कविता को हिंदी में रूपांतरित किया और आवाज तो भूपेन दा ने ही दी थी। बहुत ही सुंदर गीत है, एक कली दो पत्तियां नाजुक 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 उंगलियां। तो चलते हैं चाय बागान में इस गीत के माध्यम से। जी। आवाम की तस्वीर नजर आती है। वो तस्वीर मजमूई भी है, इनफरादी भी, यानी कलेक्टिव भी है, इंडिविजुअल भी। एक पूरा लैंडस्केप है और उसमें एक अकेला रिप्रेजेंटेटिव मजदूर, नुमाइंदा मजदूर, चाहे वो माहीगीर हो, रमैया मछेरा और उसकी रमणी हो, या पालकी उठाने वाला अपने साथियों के साथ डोला उठाया जा रहा हो, या रतनपुर के बागीचे में चाय की पत्तियां तोड़ती हुई लक्ष्मी और उसका जुगनू। क्या ऐसा नहीं लगता कि भूपेन हजारिका सिर्फ कविता नहीं गा रहे, आसाम का कल्चर गुनगुना रहे हैं? एक कली दो पत्तियां नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये? एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में। एक कली दो पत्तियां नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये? एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में। खिलखिलाती सावन बरसाती हंस रही है कौन? ये मोगरी जगाती, ओ मोगरी जगाती। खुल के खिलखिलाती सावन बरसाती हंस रही है कौन? ये मोगरी जगाती, ओ मोगरी जगाती। एक कली दो पत्तियां नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये? एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में। जुगनू और लक्ष्मी की लगन ऐसी आई, डाली डाली झूमी लेके अंगड़ाई, ओ लेके अंगड़ाई। जुगनू और लक्ष्मी की लगन ऐसी आई, डाली डाली झूमी लेके अंगड़ाई, ओ लेके अंगड़ाई। एक कली दो पत्तियां नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये? एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में। लक्ष्मी की प्रीत रंग लाई, नन्हे से एक मुन्ने से झुकी जगमगाई, ओ झुकी जगमगाई।
जुगनू और लक्ष्मी की प्रीत रंग लाई, नन्हे से एक मुन्ने से चुप्पी जगमगाई, वो चुप्पी जगमगाई। एक कली दो पत्तियां नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये, एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में। एक कली दो पत्तियां खिलने भी ना पाई थी, तोड़ने उस बागीचे में दानव आया रे, ओ दानव आया रे। दानव की परछाई में कांप रही थी पत्तियां, बुझने लगी मासूम कली दानव की परछाई में, दानव की परछाई में। मैं और मेरा साया फिल्म का गाना था। भूपेन हजारिका की आवाज थी, गुलजार के बोल थे और संगीतकार भूपेन हजारिका। और अब एक अंतराल लेना होगा ममता जी। बिल्कुल। तो ममता जी, आज तो आपने प्रकृति की सैर करवा दी और चाय के बागानों की सैर करवा ही दी। और अब सोचना पड़ेगा कि जब चाय मैं पीऊंगी तो ध्यान रखूंगी कि जो चाय की पत्ती है उसको ज्यादा से ज्यादा बचा के रखूं। हाँ बिल्कुल। और हरी पत्ती वाली चाय भी पीना जरूरी है, पीना शुरू करिए, क्योंकि आपने कहा ना 8-10 चाय, 15-20 चाय मुझे लगा कि 15-20 चाय पीतेंगी। 4 कप चाय सिर्फ श्रोताओं, सिर्फ 4 कप चाय पीती हूँ दिन भर। नोट कर लिया 4 कप चाय। तो अभी मुझे याद रखना पड़ेगा कि एक तो अभी 4 बजे की चाय होगी, एक शाम उसकी पहले कब होती है, कौन कौन से टाइम पे? सुबह 6 बजे होती है, फिर 10 बजे होती है। नहीं, मेरा मतलब दफ्तर में कितनी बार पीती है वो हमें मतलब है, बाकी घर में कितनी बार पीती है उससे मतलब नहीं है। चलिए, तो देखिए आपने प्रकृति की सैर करवाई है ना, तो लोक संस्कृति से रचा बचा ये गीत था। हाँ। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व भी तो हम मना रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। जब आपने कहा ना चाय बागान की सैर की बात, तो हमें याद आया, हमें दृश्य याद आया कि जब सुबह सुबह सूरज की किरणें हरी चाय की पत्तियों पर पड़ती हैं तो कितना मनोरम दृश्य होता है। और जो व्रत की बात कही आपने, उत्सव की छठ पूजा की बात, तो छठ पूजा भी सूर्य की उपासना के लिए की जाती है और 6 दिन तक इस त्योहार को बाकायदा धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार और उत्तर भारत की ओर ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और बाकायदा महिलाएं व्रत करती हैं, अपने संतान से जुड़ी समस्याओं के लिए प्रार्थना करती हैं, सूर्य देवता की उपासना करती हैं। और खास बात ये, बड़ा कठिन व्रत लगता है ये, और एक तरह की तपस्या सी लगती है। महिलाएं अर्घ्य लेकर नदी में खड़ी होती हैं जब सूर्योदय होता है, तो घंटों देखा है कि वो अर्घ्य लेकर खड़ी होती हैं। जब सूर्य देवता प्रकट होते हैं, मतलब सूर्य उदित होते हैं, तब वो अर्घ्य देकर वो पारण करती हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात ममता जी कि धार्मिक महत्व के साथ साथ इसका जो है वैज्ञानिक महत्व भी है ना इस पर्व का। तो जिस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी
की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती हैं, उसके संभावित कुप्रभावों से मानव की जो यथासंभव रक्षा करने का सामर्थ्य इस छठ पूजा की परंपरा में निहित है, ऐसी मान्यता है। बहुत सही बात आपने बताई। और हर पर्व त्योहार का कोई न कोई वैज्ञानिक कारण होता है, लेकिन वैज्ञानिक कारणों को के मद्देनजर ही हमें त्योहारों को हमें मनाना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या होता है कि जो थोड़ी उसके नकारात्मक प्रभाव होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। हम अंधविश्वास और कुरीतियों से दूर होकर एक बच वैज्ञानिक सकते हैं। तथ्य से किसी त्योहार को, पर्व को मनाते हैं, तो उसका जो परिणाम है वो भी बड़ा खूबसूरत आता है। जैसा कि इस पर्व का जो वैज्ञानिक महत्व है, जिसके माध्यम से पराबैंगनी किरण के जो हानिकारक प्रभाव है उनसे जीवों की रक्षा संभव है, ऐसी मान्यता। और ऐसे आप बिना व्रत के कभी भी सूर्य के सामने खड़े ही नहीं होते हैं, आप धूप में जाते ही नहीं है। तो ये सब तो महत्व है, ये वैज्ञानिक कारण है। और जब छठ पूजा की बात आती है मंदाकिनी जी, तो एक नाम है, एक आवाज है, एक सोंधी सी आवाज है, सोंधा सा स्वर है, वो हमारे कानों में गूंजने लगता है। वो है शारदा सिन्हा, जिन्हें हम लोग गायिका के रूप में जानते हैं, पद्मश्री से सम्मानित है। और उन्होंने बहुत सारे छठ गीत गाए हैं। और न केवल गाए हैं बल्कि वो छठ पूजा उनके आवाज के बिना पूरी नहीं होती है। लोग अपने मोबाइल से लेकर रेडियो सेट की बात करें या कहीं न कहीं वो जोड़ लेते हैं, उन लोकगीतों को सुना जाता है। हाँ, शारदा सिन्हा की आवाज बिना वो अधूरा सा लगता है। और इस समय शारदा सिन्हा की सेहत ठीक नहीं चल रही है, तो हम उन्हें उनके लिए शुभकामनाएं भी करते हैं और उन्हीं की आवाज में गीत का अंश सुनते हैं। बिल्कुल। फिल्म है मैंने प्यार किया, शारदा सिन्हा की आवाज है, असद भोपाली के बोल हैं, राम लक्ष्मण का संगीत है। पग लिए जाऊं तोहरे बलैया में, पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। मगन अपनी धुन में रहे मोर सैया, पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में, पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। ममता जी, हमारी बहुत सारी सखियों ने, सखाओं ने महिला श्रमिकों पर भी बातचीत लिखी है। आप लिखते हैं कि महिला श्रमिक और चाय बागान में उनकी भागीदारी ये ध्यान आकर्षित कर रही है, क्योंकि अधिकांश क्षेत्र में महिलाओं का प्रभुत्व है। रोपण, तोड़ना, चुनना, ग्रेडिंग, स्फिरिंग, भंडारण, स्किफिंग और पैकिंग चाय के खेतों में ग्रामीण महिलाओं द्वारा की जाने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि चाय बागानों में काम करने वाली कुल कर्मचारियों में महिलाओं का योगदान तकरीबन 50% है। चाय बागानों में महिलाएं चाय तोड़ने और छटाई का काम करती हैं। वहां महिलाओं को नेतृत्व की भूमिकाओं में भी शामिल किया जा रहा है। और चाय बागानों में काम करना कठिन होता है और इसके लिए शारीरिक शक्ति की भी जरूरत
जरूरत पड़ती है। बिल्कुल ममता जी, हमारी एक श्रोता और लिख रही हैं कि सखी सहेली के सभी विषय जो आज के विषय हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। महिला प्रधान फिल्मों के चितेरे B.R. चोपड़ा साहब, या जिनकी हमने बहुत सारी फिल्में देखी हैं, और महिला प्रधान फिल्में जो धूल का फूल, गुमराह, निकाह इनकी पसंदीदा फिल्में हैं, और इन फिल्मों के माध्यम से इन्होंने बहुत कुछ सीख भी हासिल की है। एक श्रोता ने चाय बागान से जुड़ी हुई बात भी लिखी है और लिखा है कि B.R. चोपड़ा चर्चा का इंतजार। तो चर्चा तो हो चुकी है। ये टिप्पणी इनकी पहले आई थी और हम अभी ले रहे हैं। और आगे लिखा है कि चाय बागान में महिलाओं का योगदान, कुछ नया विषय सुनेंगे। और बाकी इन्होंने गीत मंजरी, ख्वाब और ये सब जो विषय था वो भी लिखा है। और चाय बागान से जुड़ी हुई एक टिप्पणी और है कि इसमें उनकी जो भागीदारी होती है ये बहुत ही आकर्षक बात है, महत्वपूर्ण होती है। हाँ, लेकिन वो दूर से आकर्षक लगती है। जैसा हमने कहा ना, किसी चित्र में जब हम इन महिलाओं को देखते हैं तो बहुत आकर्षक होती हैं, लगती हैं, लेकिन देखा जाए तो वो काम कितना जटिल होता है। बिल्कुल सही बात है। दूर से देखने पे हर चीज लुभावनी लगती है, लेकिन जब हम नजदीक जाते हैं ना, हाँ, तो जब नजदीक जाते हैं तो देखते हैं कि इसमें मुश्किल भी होती है। ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही। अब आज एक खास दिन है, वो है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, है ना। हाँ। और विश्व सुनामी जागरूकता दिवस आज ही के दिन यानी 5 नवंबर को ही मनाया जाता है, याद किया जाता है। इसका उद्देश्य है सुनामी के खतरों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, सजगता को बढ़ाना। बिल्कुल ममता जी, ये दिन हमें सुनामी जैसी आपदाओं से बचाव की रणनीतियों के महत्व को भी समझाता है, और वैश्विक स्तर पर इस दिन को मनाकर हम सुनामी के प्रभावों को कम करने के लिए एकजुटता दिखाते हैं, ताकि लोग इस आपदा के प्रति थोड़ा सजग हो जाएं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सुनामी के बारे में हम सभी जानते हैं कि सुनामी समुद्र में भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन के कारण उत्पन्न होने वाली विशाल लहरें होती हैं। ये लहरें तटीय क्षेत्रों में तीव्रता से पहुंचकर विनाशकारी प्रभाव डालती हैं। हम जानते भी तो हैं कि सुनामी के कारण ही जनहानि और संपत्ति को बहुत बड़ा नुकसान होता है, और हम तो कल्पना से परे है। सुनामी की लहरें जो हमारी कल्पना से परे होती है। जब हम कहीं देखते हैं, वीडियोस में, स्क्रीन पर देखते हैं, कांप उठते हैं, रूह कांप जाती है हमारी। जिन्होंने इसको झेला है उनके बारे में तो हम क्या ही कह सकते हैं। तो आज का ये जो दिन है ममता जी, उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए ही है जो सुनामी के कारण प्रभावित हुए थे। 2004 की हिंद महासागर सुनामी जो 21वीं सदी की पहली वैश्विक आपदा थी, और हाल ही के जो मानव इतिहास में इसे सबसे घातक आपदाओं में से एक माना। बिल्कुल, माना क्या थी ही, ये तो घातक आपदा ही थी। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का उद्देश्य भी यही है कि 2004 के हिंद महासागर सुनामी के सबक से अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। और 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में जो भूकंप आया था वो बहुत ही विनाशकारी था, और इस घटना को याद दिलाना कि ऐसी घटना घटित हुई थी, इसके लिए आगाह करना, सजग बनाना, सचेत बनाना कि इससे हम दूर रहें। और इस वर्ष जो इसका थीम रखी गई है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस की, वो ये है कि अच्छे भविष्य के लिए असमानता से लड़ना है। बहुत ही बेहतर थीम है, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनका भविष्य अच्छा और सुरक्षित हो जाए। और इससे डरना नहीं है, बल्कि दूर जाना है। जी।
तो सुनामी से जुड़ी हुई बहुत सारी टिप्पणियां मंदाकिनी जी आ रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सुनामी पानी के नीचे की गड़बड़ी से उत्पन्न विशाल लहरों की एक श्रृंखला है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सुनामी भाई ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्री तूफान को सुनामी कहा जाता है। इससे समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में तूफान की तीव्रता से भारी तबाही हुई है। आगे भी कुछ लिखा है इन्होंने। हाँ, लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि तूफान पहले नहीं आते रहे, अरे तूफान का तो समुद्र से नाता ही है। इससे ही तो वर्षा ऋतु जैसे मौसमों का प्राकृतिक निर्माण होता है। किंतु ये जब ग्लोबल वार्मिंग के दंश से विद्रूपित होते हैं तब अपने रौद्र रूप के फलस्वरूप तबाही पैदा करते हैं। और ये तबाही आजकल इतना अधिक हो जाती है कि उनके बचाव की पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। तो अगर मौसम विभाग की जानकारी के हिसाब से तटवर्तीय अलर्ट समय पर जारी किए जाते हैं तो हम विनाश से बच भी जाते हैं। तो आज का ये दिवस उसी दिन को, उसी बात को समर्पित है ताकि तटीय इलाकों में कम से कम क्षति हो सके। बिल्कुल सही बात है। और जगह जगह जब खतरे का अंदेशा होता है तो बोर्ड लगे होते हैं। कई बार ऐसे भी समुद्र तट पर जब लोग जाते हैं मौज मस्ती के लिए, सैलानी जाते हैं, तो वहां पर बोर्ड लगे रहते हैं कि यहाँ पर खतरा है, यहाँ आप इस सीमा से आगे न जाएं। लेकिन लोग उसको तख्ती को नजरअंदाज करते हैं, तो वही वो खतरे से खेलते हैं। तो फिर दुर्घटना का शिकार होते हैं ना। जो घटनाएं हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि फला व्यक्ति डूब गया या पानी में चला गया, वो इसी घटना के तहत होता है, इसी लापरवाही के तहत होता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि सुनामी पानी के नीचे की गड़बड़ी से उत्पन्न विशाल लहरों की एक श्रृंखला है जो आमतौर पर समुद्र के नीचे या उसके पास होने वाले भूकंपों से जुड़ी होती है। ज्वालामुखी विस्फोट और तटीय चट्टान गिरने से भी सुनामी उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि समुद्र से टकराने वाला कोई बड़ा क्षुद्र ग्रह, और वे समुद्र तल की ऊर्ध्वाधर गति से उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण भारी मात्रा में पानी का विस्थापन होता है। और देखिए मंदाकिनी जी, ये तो सुनामी के बारे में हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां थी। एक श्रोता ने, जब हम चाय बागान की बात कर रहे थे, तो उस पर भी एक श्रोता ने लिखा है कि हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला, जो राज्य के अधिकांश चाय बागानों का घर है, ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर चाय खेती क्षेत्र के प्रभाव पर एक अध्ययन का केंद्र बिंदु रहा है। प्रासंगिक डेटा एकत्र करने के लिए एक साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया गया है, जिसे तब उपयुक्त विश्लेषणात्मक तकनीकों का उपयोग करके सारणीबद्ध विश्लेषण किया गया। तो इस जानकारी के लिए इनका हम खास तौर से शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि बहुत अच्छी जानकारी। और एक बात और यहाँ पर कहते चले कि ऐसी आपके प्रदेश में ऐसी कोई अलग से जानकारी आपको हासिल होती है तो आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर टिप्पणी किया करिए, ताकि हमारे अन्य श्रोताओं को भी आपके राज्य के बारे में पता चल सके। जी, और अब समय क्या है देखिए ना ममता जी। देख रही हूँ, आप तो देख ही रही हैं, मैं भी देख रही हूँ। आज गीत मंजरी का समय आ गया है। और गीत मंजरी में आज हम क्या देखेंगे? ख्वाब। तो चलिए ख्वाब देखें। बिल्कुल, देखते हैं। ख्वाब सिर्फ वो नहीं है जिसे हम नींद के हालात में देख लेते हैं, उससे गुजर जाते हैं, बल्कि जागते हुए भी हम जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा रंग बिरंगे ख्वाबों में गुजारते हैं। आंखें खुली तो जाग उठी हसरतें तमाम, उसको भी खो दिया जिसे पाया था ख्वाब में। क्या बात है, क्या बात है। तो अब ख्वाब की बात चली है तो ख्वाब वाला गाना भी तो सुनना है। बिल्कुल, तो सुनते हैं ये गाना। ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर कुछ निहा, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत
हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। आप हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। जी हाँ, तो आज गीत मंजरी में हम बात कर रहे हैं हमारे ख्वाबों पर, है ना। तो जिंदगी दर्द है या ख्वाब, सोचता है मन कभी कभी, फिर एहसास होता है हर लम्हे में एक ही जिंदगी अलग अलग होती है। हम बस लम्हों को जीते हैं, वे कभी ख्वाब के होते हैं और कभी हकीकत के। तो ऐसा भी कभी हो मैं जिसे ख्वाब में देखूं, ऐसा भी कभी हो मैं जिसे ख्वाब में देखूं, जागूं तो वही ख्वाब की ताबीर बन जाए। क्या बात है भाई, क्या बात है। जिंदगी दर्द है या ख्वाब, देखते हैं इस गाने में क्या है। चुपचाप चली जाएंगी, लौट के फिर कभी गुलशन में नहीं आएंगी। अपने हाथों में हवाओं को गिरफ्तार न कर, अपने हाथों में हवाओं को गिरफ्तार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ। तेरे दिल में है मोहब्बत के भड़कते
ख्वाहिशें हैं कि अब भी ख्वाब बुनती हैं, ख्वाहिशें हैं कि अब भी ख्वाब बुनती हैं, ख्वाब है कि आज भी परवाज करते हैं। क्या बात है। वो जो मुमकिन न हो मुमकिन ये बना देता है, वो जो मुमकिन न हो मुमकिन ये बना देता है, ख्वाब दरिया के किनारों को मिला देता है। क्या बात है। जरूरी नहीं जिंदगी में हर चीज पाली जाए, जरूरी नहीं जिंदगी में हर चीज पाली जाए, कुछ चीजें अधूरी अच्छी लगती हैं। जिसे मिल जाए सब कुछ उसे तो जन्नत भी अच्छी नहीं लगती। ख्वाब सा था साथ तुम्हारा, ख्वाब ही बन के रह गया। वाह, बहुत खूब। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। सब सच है, जिंदगी ख्वाब है। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया। फिर कभी फुर्सत से सोचेंगे बुरा था या भला। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है। एक कतरा मैं का जब पत्थर के होठों पर पड़ा। एक कतरा मैं का जब पत्थर के होठों पर पड़ा। उसके सीने में भी दिल धड़का, ये उसने भी कहा। क्या जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में। तो ममता जी, जिंदगी तो ख्वाब है और ख्वाब में क्या झूठ और क्या सच, ये बात तो मुकेश जी ने कही थी है। सब कुछ सच लगता है। मुकेश जी की आवाज थी, सलील चौधरी का संगीत था और ऐसा लगता है कि ख्वाब कभी टूटे ही ना। जी बिल्कुल। फिल्म का नाम था जागते रहो। तो अब हमें भी जागना होगा और घड़ी की तरफ देखना होगा। बिल्कुल, हम घड़ी की ओर देख रहे हैं। तो अब श्रोताओं से लेते हैं इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।